Hello everyone, welcome to the Manu Law classes. I am Naresh Sharma and today is 3rd of July 2024 and we are going to discuss the current affairs of the day. First of all, we will have some questions from the previous day session to test yourself that how much you retained from the previous session and to also know and also provide you some other important points in the form of questions. So just start from the question number 1. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु वाज द फाउंडर ऑफ नर्मदा बचाओ मूवमेंट, सेव नर्मदा मूवमेंट। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि नर्मदा बचाओ मूवमेंट की जो फाउंडर थी अभी रिसेंटली उनको पनिशमेंट हुआ है और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके अगेंस्ट में डिफेमेशन का केस था। सो ये मैंने कल भी आपको बताया था, ये आपको कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ में, द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज टेकन अंडर ब्रिटिश रूल इन द ईयर बाय पीसी प्लोडेन, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब देखो, कल हमने सेंसस की बात की थी तो आपको यहाँ ये बताना है कि हमारा फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस कब स्टार्ट हुआ था। हो सकता है ये आपको नहीं पता हो, सो लेट्स हैव द आंसर। So it was started in 1881 and who was the first census commissioner of India before independence? It was W.C. Plodin, the first census commissioner of India था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द सेंसस ईयर ऑफ दिस, कोई एक ऐसी ईयर है सेंसस की, इज कॉल्ड द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा सेंसस था जिसमें जब ये सेंसस किया गया तो ये पता चला कि इंडिया की पॉपुलेशन डाउन हुई थी, उसमें डाउनफॉल आया था। अदरवाइज इस चलो मैं आपको आंसर बता देता हूं, 1921 का जो सेंसस था ये एक ऐसा डिवाइडिंग ईयर था। क्यों? कि बिकॉज इससे पहले जितने भी सेंसस हुए 1881 से लेकर के तब से लेकर के और आगे तक पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज हुई, और इसके बाद अगर हम देखें कि 1931 से लेकर के अब तक पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज हुई है। बट 1921 का जो सेंसस था, जब इसको 1911 के साथ में कंपेयर किया गया या पिछले ईयर से कंपेयर किया गया तो इस ईयर में पॉपुलेशन इंडिया की कम हुई थी। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डन इन द ईयर ऑफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा और आपको मैं हिंट दे दे रहा हूँ कि ये जो सेंसस होता है तो एवरी 10 ईयर्स में होता है। अब आपको आइडिया लग जाएगा कि ये 91 में हुआ, फिर 1931 में हुआ, फिर कब हुआ होगा। सो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन कि इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट सेंसस कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5, द लेटेस्ट फुल सेंसस अवेलेबल वाज डन इन द ईयर ऑफ। अभी लेटेस्ट में हमारे पास में जो सेंसस हुआ है वो कौन सा है? तो ये तो आपको बड़ी इजीली पता होगा कि 2011 का सेंसस अभी रिसेंटली हमारे पास में है। यस्टरडे हमने डिस्कस किया था के शेप्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग में कि के शेप इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, ये आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। कल मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो अपने आप को फटाफट रिवाइज करो और आंसर यहाँ पर दे दो। और कल जो है और्या बत्रा ने लगभग सारे ही क्वेश्चंस का एकदम करेक्ट आंसर दिया था। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन इंडियन फाइनेंशियल ईयर। सो कल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि इसमें इंडियन फाइनेंशियल ईयर को 4 क्वार्टर्स में हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अनदर क्वेश्चन पर, और ये सारे के सारे उधर से ही हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताना इसका पर्पज है। विच कंट्री विल होस्ट मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इन 2025? सो इसको होस्ट करने वाला है आपका इंडिया। सो मेंस जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है वो इंडिया में ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर was appointed as the ambassador of ICC Men's 2020 World Cup 2024। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे और ये लास्ट वाले वही 2 क्वेश्चन हैं।
इसका आंसर मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, और हॉकी का तो मैंने आपको बता दिया। और ये थे मिस्टर युवराज। इनको 2020 का जो भी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ है, जिसमें फर्स्ट टाइम अमेरिका की टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था, उसमें इंडिया की तरफ से जो एम्बेसडर थे वो कौन थे? युवराज थे। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन हो जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू हैव द टुडेज मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही दुखद न्यूज है, वेरी सैड न्यूज, और इससे आपको पता चलेगा कि सोसाइटी में देखो किस तरह से लोग सोचते हैं और किस तरह से लोगों के साथ में धोखा होता है, और अल्टीमेटली उनको कितने सारे लॉसेस होते हैं। अभी रिसेंटली 116 पीपल की जो है डेथ हुई है, और एक स्टैम्पीड की भगदड़ की घटना हो गई थी। कहाँ पर? हाथरस में। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है हाथरस, जो कि अलीगढ़, मथुरा, आगरा इसके पास में पड़ता है। कासगंज इनके आसपास के रीजन का ये है। हुआ क्या यहाँ पर? हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही रिलेटेड ना हो, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो सोसाइटी को, हमारी को अवेयर सोसाइटी बनाते हैं। सिटीजन्स अगर अवेयर रहते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ की तरफ नहीं जाते, तो बहुत कुछ उनका सेफ रहता है। यहाँ पर क्या है कि एक बाबा है, और उनका मैं दिखाता हूँ, पूरी स्टोरी आपको बता देता हूँ मैं। ये स्टैम्पीड की घटना है, ठीक है। ये पहले इसका नाम सूरजपाल हुआ करता था, और जो है यूपी पुलिस में कांस्टेबल हुआ करता था। और बाद में फिर अपने आप को इसने जो है डिक्लेयर कर दिया कि भाई मेरे गॉड के साथ में रिलेशंस हैं, मैं भगवान हूँ। इस तरीके का इसने अपना नाम वाम चलाया। उसके बाद में क्या हुआ है कि इसके लाख्स ऑफ फॉलोवर्स इकट्ठा हो गए, ठीक है। बहुत तेजी से इसके फॉलोवर्स बने, और इसने अपना नाम रख लिया नारायण साकार विश्वहरी। अपने आप को गॉड बताता है। ब्लैक गॉगल, चश्मा, कोट पैंट, सूट, टाई वगैरह सब लगा करके बैठते हैं ये, और हजारों की, लाखों की संख्या में इनके पास में लोग आते हैं। और यहाँ जितने भी लोग आते हैं, मैंने तो इसको अपने आसपास वाले रीजन में इसकी जो मीटिंग्स हैं और इसके फॉलोअर्स हैं, उनके साथ में मेरे तो इंटरेक्शन भी रहे हैं। कई बार लोगों से उसमें डिस्कशन भी हुआ है। इनके जो जितने भी आर्गुमेंट होते हैं, क्या होते हैं, क्या ऐसा ये लोगों को वहाँ पे समझाते हैं। इनका जितना भी फॉलोवर्स का जो बेस है, अगर आप इसको गौर से जा करके देखेंगे, तो सारा का सारा अनएजुकेटेड और बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड कोई भी इसके फॉलोवर्स नहीं है। सारे के सारे लोअर सोसाइटी से आते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली लोअर सोसाइटी हो, चाहे वो सोसाइटी में सोशल स्टेटस के मामले में हो, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो। उन सारे के सारे बेसिस पर जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सब इनके पास में आते हैं। अब यहाँ तक लोगों को ये भी हमने सुना है इन्हीं के फॉलोअर्स से कि जब ये नहाते हैं उस पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर उससे चाय वाय बनती है, फिर वो 1 से 2 रुपए में वो एज ए प्रसाद में वहां पर उसको बांटते हैं। लाखों की संख्या में इनके भीड़ आते हैं। हालांकि जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी इनको यूज करने से पीछे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लाखों की संख्या में इनके पास फॉलोअर्स हैं, और पॉलिटिशियंस भी इनके साथ में संपर्क बनाते हैं कि एक आवाज पर हो सकता है लाखों वोट उनको मिल जाए। और ये वाली चीजें हमेशा सोसाइटी में चलती रहती है। लॉजिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आपको जानकर क्या अचंभा होगा, यू विल बी शॉक्ड, कि ये जो भगदड़ थी, जो भीड़ थी, स्टैम्पीड थी, वो क्यों हुआ? क्योंकि जब ये अपने मंच से उतर रहे थे, तो लोगों में ये हो थी, लोग कंपटीशन में थे कि जहां जहां से ये निकल के गए हैं, वो वहां से जो मिट्टी है वो हम उसको ले लें। उनके पैरों की मिट्टी, जिस मिट्टी को इनके पैरों ने टच किया, उस मिट्टी को ले लिया जाए, ठीक है। और उसके चक्कर में वहां पर स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ हो गई। बहुत सारे, मोर देन 100 पीपल इसमें डेथ हो गई उनकी। और एक बात और देखो, इसमें 100 तो क्या है, वुमेन है, केवल एक पुरुष था, बाकी सारे के सारे बच्चे थे और महिलाएं थी। तो इनके फॉलोअर्स में जो बेस है वो वुमेन का है सबसे ज्यादा। अब देखो, यहाँ पर गलती इनकी भी थी, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी मिस्टेक थी कि वहाँ के एलआईयू वाले क्या कर रहे थे, लोकल पुलिस वहाँ पे क्या कर रही थी, परमिशन ये सब दी हुई थी। देखो लोग, अब इसमें क्या है, जो वहाँ के बड़े ऑफिसर्स हैं, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, वहाँ के एसपी हैं, ऐसे बड़े अधिकारियों को जब तक आप सस्पेंड नहीं करोगे, 2-4 कांस्टेबल, दरोगा, इंस्पेक्टर को सस्पेंड अगर आप कर दोगे, तो वो तो बस बलि के बकरे बन जाते हैं, छोटे कर्मचारी, छोटे अधिकारी। लेकिन जब तक बड़े अधिकारी जो है उनको सस्पेंड नहीं करोगे, उनको पनिशमेंट नहीं दोगे, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि देखो, सोसाइटी में जो ब्लाइंड फेथ है वो कहीं भी कुछ भी करवा सकती है।
और इनका जो मैनेजमेंट वगैरह इनके पास में ऐसा कुछ होता नहीं है कि ऐसा कोई इवैक्यूएशन प्लान हो, कोई इमरजेंसी एग्जिट रूट हो, और ऐसा कोई अनाउंसमेंट का सिस्टम हो कि एक बार में सारे के सारे मान जाएं, या ऐसा इनके पास में कोई सिक्योरिटी सिस्टम हो। इनके जो प्रवचन सत्संग जो सो कॉल्ड होते हैं उनको मैंने तो लाइव देखा है वहाँ आसपास में जो है होते हुए इनको, तो किस तरीके की यहाँ पर मिसमैनेजमेंट होता है वो मीन्स आज नहीं तो कल ऐसी घटना होनी थी। ठीक है, अब हालांकि ये जो है भाग गए हैं, अब देखा जाएगा कहाँ ये मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं और एक न्यूज पर, पीएम सेज मैंडेट इज फॉर कंटिन्यूटी, कांग्रेस अ पैरासाइट ऑन अलाइज। यहाँ पर वही बात हो रही है कि रिसेंटली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्पीच था उसके बाद में मोशन ऑफ थैंक्स होता है, उसमें जो लीडर ऑफ द हाउस जो हमेशा कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी इसमें स्पीच थी। अब इसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है, बट इतना है कि हाँ पॉलिटिक्स में चीजें चलती रहती हैं और एक नई टर्मिनोलॉजी इन्होंने फिर से स्टार्ट कर दी है। पहले की टर्मिनोलॉजी थी पप्पू वाली और एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है बालक बुद्धि। ठीक है, ये नई टर्मिनोलॉजी ट्रेंड करना स्टार्ट कर चुकी है। सो ये इसमें मेन था। अब आपको यहाँ से ये देख लेना है कि मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, आप एक बार पढ़िएगा, बाकी तो कल हम फिर इसमें देखेंगे ही। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं डिजिटल ज्यूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया इन एन एआई एरा। ठीक है, ये हमारा मेन आर्टिकल है आज का, इसमें बहुत अच्छी खासी डिटेल्स इसमें दी गई हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे, जो कि मैंने इसमें नीचे लिए हुए हैं सारे के सारे मेन पॉइंट्स। सबसे पहले ये बात करते हैं जेनरेटिव एआई की, ऐसे एआई की जो कि नया कंटेंट क्रिएट कर देता है, जैसे कि हम चैट जीपीटी की बात करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अब इसमें इतना पावर है आने वाली जो चैट जीपीटी या ऐसे जो है जेनरेटिव एआई है कि वो पूरी सोसाइटी को रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है और उसके लिए ग्राउंड ब्रेकिंग रास्ते नए ओपन हो सकते हैं, नए वेज ओपन हो सकते हैं। अब जो हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है, हमारा जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है, हमारा जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो सब बहुत पहले का बना हुआ है और अब हमारे जुडिशियल सिस्टम को इस एआई के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ठीक है, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं बिकॉज एआई जो है अब वो बहुत तेजी से डेवलप होने वाली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पर फिर हम बात करते हैं कि कैसे आने वाले टाइम में इससे चैलेंजेस हमारे लिए आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि सेफ हार्बर एंड लायबिलिटी फिक्सेशन। आप इसमें बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखोगे कि द मोस्ट परसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस इश्यूज इन इंटरनेट गवर्नेंस हैज फिक्सिंग ऑफ लायबिलिटी ऑन इंटरमीडियरीज। अभी तक का वर्ल्ड के पूरे अगर हम चारों तरफ देखें तो वर्ल्ड के लॉ में सबसे ज्यादा अगर चैलेंज कहीं कोई देखने को मिली है तो वो चैलेंज है हमारे पास में कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल या ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म है वो क्या है, इंटरमीडियरीज। आपने कोई ऐसा पोस्ट किया और उससे कहीं पर स्टैम्पीड हो गया, कहीं पर जो है दंगे हो गए, ठीक है, कोई ऐसा रॉइट हो गया या किसी की आइडेंटिटी लीक हो गई, तो अब उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? फेसबुक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या जिसने पोस्ट किया है वो रिस्पॉन्सिबल होगा? इस पर पहला केस आया था हमारे पास में, श्रेया सिंघल का केस आया था और उसने इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की थी, एज अ सेफ हार्बर माना था उनको। ठीक है, तो उसने ये कहा था कि जब तक जो प्लेटफॉर्म्स हैं अगर वो पैसिव हैं, मींस कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे, बस अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं और लोग वहां पर अपना कंटेंट उस पर पोस्ट कर रहे हैं, तो इंटरमीडियरीज को वहां पर सेफ हार्बर दिया जा सकता है। उनको जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल सकता है कि भाई फेसबुक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा या और भी कोई प्लेटफॉर्म है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर किसी ने ऐसा कंटेंट वहां पर अपलोड किया है तो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जहां पर जो प्लेटफॉर्म केवल एज ए प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे किसी पोस्ट की, किसी डेटा की उस यूजर की होगी, ना कि उस प्लेटफॉर्म की। तो सबसे पहले ये आया। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही बात हुई कि जनरेटिव एआई की टूल्स की, तो अगर हम इस जजमेंट को, इस रूल को जनरेटिव एआई में अगर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होगा, बिकॉज अब ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो ह्यूमन की तरह बहुत सारा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं।
सो उसके लिए ये कहते हैं कि दो चीज हमारे पास में आती है यहाँ पर, क्या कि इंटरमीडियरीज शुड बी रिस्पॉन्सिबल और इंटरमीडियरीज शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। जब जेनरेटिव एआई के कंटेंट की बात आई तो इसमें दो तरह के हमारे पास व्यूज हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स को हम रिस्पॉन्सिबल बनाएं और कुछ कहते हैं कि नहीं, इन प्लेटफॉर्म्स को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। ऐसा ही एक केस आया जो है क्रिश्चियन लोबोचिनसास वर्सेस नकुल बजाज एंड अदर्स का 2018 में। तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने हार्बर प्रोटेक्शन जो इनको मिला था, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, उन्होंने ये कहा था कि भाई वो मिलेगा केवल पैसिव इंटरमीडियरीज को। मींस फेसबुक अगर उस पर केवल किसी और ने कंटेंट को पोस्ट किया तो ठीक है, इनको हम प्रोटेक्शन दे देंगे कि भाई कंटेंट आपका नहीं था, लेकिन इन्होंने खुद से उस कंटेंट को प्रमोट किया, जगह जगह पर उसको और आगे फैलाया, तो फिर वो प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ये कहना था इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट का। ठीक है, फिर उन्होंने और क्या बात इसमें से निकल करके आई कि इन कंटेक्स्ट ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो अब LLM के मॉडल आ गए हैं, उनमें अब ये इतना इजी नहीं है, बिकॉज जो AI टूल्स हैं अब वो कंटेंट अपने आप भी क्रिएट कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि यूजर जनरेटेड एंड प्लेटफॉर्म जनरेटेड। सपोज करो आपने चैट जीपीटी पर कोई कंटेंट जो है अपना एक ऐसे लिखवाया चैट जीपीटी से, तो अब उस कंटेंट पर जो आपके पास में ऐसे आया, आपने कोई चैप्टर लिखा, आपने क्वेश्चन आंसर लिखे, अब उस कंटेंट पर किसका राइट होगा, कॉपीराइट किसका होगा? आपने उसको प्रिंट करके मार्केट में सेल किया, आपका राइट हुआ, या चैट जीपीटी जिस कंपनी ने बनाया उसका राइट हुआ, या चैट जीपीटी में जिसने प्रोग्रामिंग की उसका राइट हुआ, या चैट जीपीटी ने जहां जहां से कंटेंट यूज किया उसका राइट हुआ, उस पर कॉपीराइट। सो ये वाली प्रॉब्लम्स आने वाली है, बिकॉज चैट जीपीटी अगर आप देखोगे तो वो इधर उधर से कंटेंट को उठाता है और उसको नया रीशफल करके कंटेंट क्रिएट कर देता है। तो ये वाली प्रॉब्लम सब आने वाले टाइम में आने वाली है। सो लायबिलिटी इन द केस ऑफ AI चैटबॉट्स, अब इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये प्रॉब्लम आने वाली है कि हम AI से रिलेटेड केसेस को हम कैसे डील करेंगे। नेक्स्ट फिर ये कहते हैं, एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि वहां का एक रेडियो होस्ट का केस था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। वहां पर इस रेडियो होस्ट ने कंप्लेन की, एक केस फाइल किया ओपन AI के अगेंस्ट में। ओपन AI मतलब चैट जीपीटी की यहाँ पर बात हो रही है। तो उसने कहा कि भाई चैट जीपीटी ने मेरे को डिफेम किया है। मींस कैसे डिफेम किया? आपने कोई ऐसे लिखवाया, और ऐसे लिखवाया आपने, सपोज करो राहुल गांधी के बारे में, तो भाई राहुल गांधी के बारे में एक ऐसे लिख दो, मोदी के बारे में एक ऐसे लिख दो। अब उस कंटेंट में चैट जीपीटी ने एक ऐसे लिख के आपको दे दिया, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर दिए जो कि मोदी जी को पसंद ना आए, या राहुल गांधी जी को पसंद ना आए, या किसी और लीडर के बारे में आपने लिखवाया उसके बारे में पसंद ना आए, या आपने कोई ऐसे लिखवा दिया इस्लाम पर, हिंदुइज्म पर, जैनिज्म पर, बुद्धिज्म पर, और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए जो कि इस्लाम या इन रिलीजन वाले लोगों को पसंद नहीं आए, और उससे उस धर्म की, उस इंसान की, उसकी क्या हुई? डिफेम हुआ। सो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की, तो आप ध्यान से देना इसमें, चैट जीपीटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो चैट जीपीटी क्या कर रहा है? कंटेंट अपना तो बना नहीं रहा है। तो गूगल पर, इंटरनेट पर, जहां जहां बहुत सारी वेबसाइट्स पर जो कंटेंट पहले से अवेलेबल है उसी में से लेकर के ये क्या कर रहा है? ऐसे बनाकर आपको दे रहा है। तो अब डिफेमेशन किसने किया? इस चैट जीपीटी ने किया, या जो हमने ऐसे लिखवाया और मार्केट में हमने पब्लिश किया, हम रिस्पॉन्सिबल हुए? कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? तो यहाँ पर कहना है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आने वाली हैं आने वाले टाइम में, इन द जो है अपकमिंग फ्यूचर। सो यहाँ पर जैसे कि ये सेक्शन 16 की बात करते हैं, जो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 का सेक्शन 16 है, ये कहता है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट एक्सेप्ट बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मींस इस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं कॉपीराइट को क्लेम करने के लिए, उसके अलावा आप कहीं पर भी कॉपीराइट का क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इस एक्ट में, इस इतने पुराने लॉ में
बिकॉज इट्स मच ओल्ड लॉ है। तो अब जब इसमें कोई ऐसे सेक्शंस नहीं हैं तो फिर कॉपीराइट को ये एक्ट कैसे डील करेगा? इट मींस हम ऐसे एक्ट्स को, ऐसे लॉज को चेंज करना पड़ेगा हमको। फिर कह रहे हैं रिलक्टेंस परसिस्टेंस रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन वर्क्स जनरेटेड बाय एआई ग्लोबली। अब ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो जो एआई टूल्स हैं, अगर हम एआई टूल्स के लिखे हुए कंटेंट को अगर हमने कॉपीराइट देना स्टार्ट कर दिया, सपोज करो अभी जैसा एग्जांपल लिया हमने कि हमने किसी पर्सन के बारे में, किसी पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजन, उसके बारे में हमने कोई ऐसे लिखवाया, सो अब उस ऐसे पर, कंटेंट पर कॉपीराइट किसका होगा? एआई का होगा या इंसान का होगा, ह्यूमन का होगा जिसने उससे काम करवाया। अभी ग्लोबल लेवल की अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल की सोसाइटी ये कह रही है कि एआई से जनरेटेड कंटेंट पर एआई का कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। उसके पीछे आप भी जानते होंगे, यदि एआई को हमने कॉपीराइट देना स्टार्ट कर दिया तो ह्यूमन की वैल्यू बहुत बुरी तरह से डिमिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट क्या है कि अब कुछ क्वेश्चंस उठ करके आते हैं इसी से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है कि शुड एग्जिस्टिंग कॉपीराइट प्रोविजंस बी रिवाइज्ड टू अकोमोडेट एआई? तो क्या हम उनमें चेंजेस करें, हमारे जो ओल्ड लॉज हैं? फिर क्वेश्चन है कि इफ एआई जनरेटेड वर्क्स गेन प्रोटेक्शन वुड को-ऑथरशिप विद ह्यूमन बी मैंडेटरी? मींस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने एआई से, जैसे चैट जीपीटी से, जेमिनी से, उससे आपने कोई कंटेंट लिखवाया, उसने लिख करके दे दिया, तो अब उसका ऑथर चैट जीपीटी होगा या ह्यूमन होगा या दोनों होंगे? ये भी एक क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी किसी के पास में नहीं है। फिर एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? शुड रिकॉग्निशन एक्सटेंडेड टू द यूजर? अब चैट जीपीटी से मैंने ऐसे लिखवाया तो कॉपीराइट मेरे को मिल जाना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? या द प्रोग्राम इटसेल्फ, या जिसने उसकी प्रोग्रामिंग की उसको मिले उसका कॉपीराइट, एंड बाय एक्सटेंशन द प्रोग्रामर, उसको मिले, और आगे हम बढ़ा सकते हैं, और बोथ, या फिर दोनों को मिले। भाई जिस कंपनी ने चैट जीपीटी बनाया उसको मिले, या उसने वहां पर प्रोग्रामिंग की थी उसको मिले, या जिसने उससे ऐसे लिखवाया उसको मिले, या जो चैट जीपीटी ने लर्निंग अपनी की उसके लिए बहुत सारा डेटा इनपुट में दिया होगा ना इन्होंने, तभी तो वहां से उठाया, या फिर उनको मिले उसका राइट। फिर ये क्वेश्चन फिर ये कहते हैं कि 161st जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, ठीक है, इस कॉपीराइट एक्ट का रिव्यू करने के लिए, तो उस कमेटी ने ये कहा था कि भाई हमारे जो एक्ट हैं, हमारे जो लॉ हैं, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डील करने के लिए ठीक नहीं है, हमें इसमें अमेंडमेंट करने होंगे। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमारे पास में नहीं है। करंट इंडियन लॉ की अगर हम बात करें तो कॉपीराइट ओनर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट एनीवन हु इन्फ्रिंज हिज और हर जो है वर्क एंड विद रेमेडीज सच इंजंक्शंस और डैमेजेस। तो हमारे पास राइट है कि कोई पर्सन केस कर सकता है, लेकिन एआई के मैटर में आप किस पर केस करोगे? फिर कहते हैं कि द क्वेश्चन ऑफ हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई चैट जीपीटी रिस्पॉन्सिबल है या ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है, या चैट जीपीटी जिस कंपनी ने बनाया वो रिस्पॉन्सिबल है, या चैट जीपीटी से जिसने वो ऐसे चैप्टर लिखवाया था वो रिस्पॉन्सिबल है? इन क्वेश्चंस का आंसर किसी के पास में नहीं है। अनदर पॉइंट पर हम चलते हैं कि पहले हमने आर्ग्यू जो हम कर रहे थे तो वहां पर ये कह रहे थे कि एक्टिव क्रिएटर कौन माना जाएगा उसमें, ठीक है। अब यही सारी चीजें कि चैट जीपीटी को रिस्पॉन्सिबल माने, ह्यूमन को माने, या दोनों को माने, बनाने वाले को माने, जहां से उसने कंटेंट उठाया उसको माने, तो कोर्ट के सामने अब ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं और कोर्ट को कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर हमारे कोर्ट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। फिर ये कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि आप जैसे चैट जीपीटी को यूज करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे, जब इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप पढ़ोगे, ठीक है, तो उन टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग पता है ये क्या कहता है कि शिफ्ट लायबिलिटी टू द यूजर फॉर एनी इलीगल आउटपुट। अगर उस चैट जीपीटी से आपने ऐसे लिखवाया, कुछ भी आया और आपने उसको यूज किया उस कंटेंट को, तो
लीगली आप ही उसके लिए बाउंडिंग होंगे, आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। चैट जीपीटी या उसके ऑनर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं बट द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ सच टर्म्स इन इंडिया अनसर्टेन, कि अब इसको कैसे आप रिस्पॉन्सिबल मानोगे? आप कोई इस पर स्पेसिफिक लॉ हमारे पास में नहीं है। ठीक है, फिर एग्जांपल लेते हैं हमारे लिए एक रीसेंट केस का, के.एम. पुत्तुस्वामी केस का, कि भाई जब ये केस आया था तो इसमें बात ये हुई थी कि जो बहुत सारा डेटा सोसाइटी में बन रहा है इंटरनेट पर, अब वो हर किसी का उसमें नेम है, पर्सनल डिटेल्स हैं, तो बहुत सारे स्टोर हुआ। उस जजमेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जो है लॉ पास किया, उसका नाम है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसी जजमेंट के बाद बना ये। तो इस जजमेंट ने ये कहा था कि लोगों का जो डेटा है, उनकी पर्सनल डिटेल्स हैं, वो भी प्राइवेसी के अंदर आती हैं, राइट टू प्राइवेसी में आती हैं, तब जाकर के ये लॉ बना पाए हम। ठीक है, अच्छा वहीं दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि जो ट्रेडिशनल सेंस में अगर हम डेटा मैनेजर्स की बात करें, एग्रीगेटर्स की बात करें, तो उनके प्राइवेसी कंसर्न्स को अगर हम बात करें, तो होता क्या है कि ये जो चैट जीपीटी है, एआई टूल बहुत सारे हैं, वो कहीं ना कहीं से किसी की पर्सनल डिटेल को तो शेयर कर ही देते हैं ना भाई। एक नया ही सिस्टम बन करके तैयार हो गया। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था इंडिया में, उसमें एक जो राइट टू प्राइवेसी का जो लॉ है, उसमें एक राइट और मिला है आपको, वो है राइट टू बी फॉरगॉटन। आप चाहते हैं कि इंटरनेट की दुनिया से आपका जो डेटा है वो सब डिलीट कर दिया जाए, लेकिन अब जो राइट आपको मिला, इसको गवर्नमेंट कैसे इंप्लीमेंट कर सकती है? इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जब ये जो जनरेटिव एआई है, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कि चैट जीपीटी, ठीक है, आप यूज करते हैं, तो जैसे ही आप इसको कुछ ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, ये बहुत सारा कंटेंट हमको बना के दे देता है। तो क्या ये कंटेंट बना देता है, ये खुद से लिखता है उस कंटेंट को? नहीं, उसने यूज किया है LLM का, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का। मीन जब चैट जीपीटी बनाया गया तो इस सॉफ्टवेयर को बहुत सारी डिटेल्स दी गई और उन्हीं को आपस में रीशफल करके यूज करता है। तो जो पर्सन, उसकी डेथ भी हो चुकी है और उसका डेटा चैट जीपीटी में आ गया, आप ध्यान देना, चैट जीपीटी में आ गया किसी पर्सन का डेटा, चाहे वो कोई रॉन्ग ही इंफॉर्मेशन रही हो, वो अगर इसमें सेव हो गई एक बार, तो ये जो एआई टूल्स हैं, इनमें अनलर्न का ऑप्शन नहीं है। इसमें जो डेटा एक बार सेव हो गया, जहां से यूज करके उस डेटा को बना करके दे रहे हैं, नए जो है कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें राइट टू जो टू बी फॉरगॉटन है, वो तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऐसा कंटेंट, आपका नेम, आपका फोटो, आपकी आइडेंटिटी, ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स में पहले सेव हो चुकी है, आप वहां से कैसे डिलीट करोगे इसको? सो ये कहते हैं कि ऐसे जो लॉ है, हमें उनको अपडेट करना पड़ेगा, और तब जाकर के हम एआई की दुनिया को समझ पाएंगे, उसके पास हमारे लीगल सिस्टम को एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर फिर ये सजेशन देते हैं कि फिलहाल के लिए टेम्परेरी बेसिस पर हम इसको हिट एंड ट्रायल वाले बेसिस पर यूज करते हैं, जब जैसे जैसे इसमें चीजें चेंज होंगी, हम अपने लॉ को चेंज कर देंगे। सो ये तो था ये एक इस आर्टिकल के बारे में। दूसरा क्या है, अभी एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग है, और वो है कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। ये इंपॉर्टेंट अभी उतनी है, एक्चुअली यहाँ पर मोदी जी जाने वाले थे, मींस इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये न जाकर के एस जयशंकर साहब यहाँ पर गए हैं और वही उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह मीटिंग कंडक्ट हो जाएगी, उसके बाद में आर्टिकल्स आएंगे, तो बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आएंगी, तब हम डिस्कस करेंगे कि एससीओ वगैरह ये सब क्या है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लास्ट 2023 में भी हमने पीएम मोदी साहब जो है इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए फिजिकली, 22 में भी कोविड की वजह से नहीं किए, 24 की अब जो हो रही है मीटिंग, उसमें भी नहीं गए, एस जयशंकर साहब को भेज दिया। 24 के एंड में एक मीटिंग होने वाली है, वो हो रही है पाकिस्तान में, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाएंगे। फिर 2025 की जो मीटिंग है वो होने वाली है चाइना में, तो फिर भी नहीं लगता कि इंडिया वहां पर जा पाएगा।
ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर वहां पर जाएंगे। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल उन्होंने दिया था कि इंडिया के जो शंघाई कोऑपरेशन के मेंबर्स हैं उनके साथ में रिलेशंस हमारे थोड़े से अभी जो है एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो सकते। फिर यहाँ पर ये बात करते हैं टेक्स्ट ऑफ लॉज चेंज्ड बट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज नहीं किया गया है, उसमें भी अभी रिफॉर्म्स करना होगा। ये कह रहे हैं हमने लॉ तो चेंज कर दिए लेकिन हमारा जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है अगर उसको हम रिफॉर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी हमको नहीं मिलने वाला। उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स को ये यूज करते हैं। जैसे ये कहते हैं कि भाई देखो, पुलिस, आप चाहते हैं कि विद इन 3 इयर्स जस्टिस मिल जाए किसी को, तो पुलिस तो ओवरबर्डन है उनके, तो वहां पर पुलिस में आपको रिक्रूटमेंट बढ़ाना होगा, नई पोस्ट क्रिएट करनी होगी, नई ट्रेनिंग की मेथड्स लेकर के आने होंगे, तब होगा। फिर ये कहते हैं जुडिशरी, जुडिशरी की बात करते हैं तो बोला जुडिशरी में करोड़ के आसपास में केसेस उसमें ऑलरेडी पेंडिंग में है, तो क्या हमने जुडिशरी के अंदर जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो इंक्रीज किया? मैं कह रहा हूँ कम से कम 1 लाख जजेस को नए अपॉइंट होने चाहिए। जजेस के साथ उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपडेट होना चाहिए, उसके साथ में वहाँ का जो स्टाफ है वो सब चेंज होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से पुलिस में सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि वो केवल इन्वेस्टिगेशन ही करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग पुलिस हो, ट्रैफिक के लिए अलग पुलिस हो। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि भाई इसमें रिफॉर्म्स केवल लॉ में रिफॉर्म करने से काम नहीं चलेगा, हमको पूरा अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ही रिफॉर्म करना पड़ेगा। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मतलब उसमें पुलिस भी इंक्लूडेड है, उसमें लॉयर्स भी इंक्लूडेड हैं और उसमें जुडिशरी भी इंक्लूडेड है। सो ये वाला पॉइंट इसमें इसकी बात हुई थी। सो आज के लिए हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आप इनको पढ़ भी सकते हैं, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। सो वी आर गोइंग टू फिनिश दिस सेशन फॉर टुडे in the hope that we will meet again. So thank you very much and take care.